नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत में देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाल विकास विभाग में अजब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपर सचिव से फोन पर कांटेक्ट नहीं होने पर विभागीय मंत्री ने अपर सचिव के अपहरण की लिखित शिकायत एसएसपी दून को की है। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि रविवार से अपर सचिव का फोन स्विच ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से मंत्री ने अपहरण और भूमिगत होने की आशंका जताई है। तो वहीं मंत्री ने निविदा प्रक्रिया में अपर सचिव पर धांधली का भी आरोप लगाया और कहा कि जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद वो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। 20 सितंबर से वी षणमुगम गायब चल रहे हैं। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बड़ा सवाल, वी षणमुगम आखिरकार हैं कहां? देखिए अपर्णा, ये बाल विकास विभाग का एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि जब कोई विभागीय मंत्री, बाकायदा विभागीय मंत्री अपने ही विभाग के अपर सचिव की ये कहकर रिपोर्ट दर्ज करा दे कि पिछले 2 दिनों से उनका फोन स्विच ऑफ चल रहा है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये पहला ऐसा मामला है कि कोई मंत्री सीधे पुलिस के पास जाकर शिकायत इसकी दर्ज करा देता है, जबकि मंत्री के पास तमाम ऑप्शन होते हैं। वो इस बात का पता कर सकते हैं कि उनका अपर सचिव कहाँ है, उनका निदेशक कहाँ है, लेकिन सीधे पुलिस की शरण में जाना ये कहीं न कहीं दिखाता है कि विभाग में अफसर और मंत्री के बीच कुछ बात पट नहीं रही है। और इसी के चलते, क्योंकि जब जो उन्होंने तहरीर एसएसपी देहरादून को सौंपी है, उसमें बाकायदा लिखा है कि या तो उनका अपहरण हो गया है या फिर वो स्वयं ही भूमिगत हो गए हैं। मंत्री आगे अपनी तहरीर में ये भी लिखते हैं कि चूंकि इन दिनों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास में मानव संसाधन के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही थी और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि अपर सचिव ने इसमें बड़े स्तर पर धांधली की है, इसमें अनियमितता बरती है और इसी जांच से बचने के लिए अपर सचिव भूमिगत हो गए हैं। बिल्कुल, बेहद तो लिखित में शिकायत दी है। वाकई बेहद चौंका देने वाला ये मामला है, जहां विभागीय मंत्री ने अपने अपर सचिव की शिकायत लिखित में की है कि या तो वो अंडरग्राउंड हो गए हैं या फिर उनको अपहरण कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। देखना होगा कि वी षणमुगम आखिरकार कब तक सामने आते हैं। और अब बात करेंगे कोरोना की, तो केदारनाथ धाम तक भी कोरोना की दस्तक हो गई है। मंत्री धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आज ही केदारनाथ धाम में मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे थे और उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी थी। यही नहीं, केदारनाथ के मुख्य पुजारी समेत कई तीर्थ पुरोहित भी केदारनाथ धाम में मौजूद थे और केदारनाथ के पुनर्निर्माण कर्मचारी भी धन सिंह के संपर्क में आए हैं। अब कल केदारनाथ में स्वास्थ्य टीम भेजी जाएगी, जो वहां मौजूद लोगों के सैंपल लेगी। आज ही विधानसभा सत्र को लेकर धन सिंह रावत ने जांच कराई थी, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आग्रह किया जाता है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्होंने ये केदारनाथ में उन्होंने जो है इस महामारी को फैला करके वो यहाँ से अपना देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन बाबा केदारनाथ जी से यही प्रार्थना है सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। केदारपुरी में जितने भी लोग वर्तमान में हैं उन सबका कल अगले 2 दिनों के अंदर अंदर टेस्ट कराया जाएगा और जो उनके संपर्क में आए हैं उन सबको टेस्ट रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन करेंगे। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी शैलेंद्र रावत फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक के बाद एक विधायक मंत्रियों की कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबरें पहले से ही हड़कंप मचाए हुए थी और अब केदारनाथ में भी हो गई है कोरोना की दस्तक। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा केदारनाथ जो धाम है वहाँ पे विपरीत परिस्थितियां हैं और कोरोना काल को देखते हुए पहले से ये स्थितियां जताई जा रही थी कि वहां तक जो है कोई भी कोरोना पॉजिटिव ना पहुंचे। इसके लिए गाइडलाइन भी सरकार ने जारी की थी कि 96 घंटे तो पहले की जो है कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के जो है वहाँ पे सवाल भी उठ रहे हैं। जो मंत्री धन सिंह है वो जो है वहाँ पर आज जो है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उमा भारती, जो केदारनाथ के मुख्य पुजारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन सब से उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की, बैठकें की और उसके बाद जो है एकाएक जो उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आती है, तो उसके बाद पूरे केदारनाथ क्षेत्र में हड़कंप है। बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो आज केदारनाथ पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी थी, वो लोगों से मिले थे, अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की, तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी की थी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए।
तो राज्य मंत्री धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो धन सिंह के ही पीआरओ ने कोरोना जांच की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री के पीआरओ उमेश ढौंडियाल का कहना है कि रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। कल एक बार फिर मंत्री कोरोना टेस्ट करवाएंगे। आज धन सिंह रावत केदारनाथ गए थे और वहां से लौटने के बाद ही उनकी रिपोर्ट आई, जिसमें वो कोविड-19 कंफर्मेशन उसमें था, यानी कि कोविड-19 डिटेक्ट हुआ है। और अब एक बार फिर से मंत्री के कोविड-19 का टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है। उनके पीआरओ उमेश ढौंडियाल ने ही ये बात कही है। तो सोमवार को हुए कोरोना टेस्ट में 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले। विधानसभा में उप नेता करण महरा, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और खटीमा से विधायक पुष्कर धामी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सत्र से पहले अभी तक 32 विधायकों का कोविड टेस्ट हो चुका है, जिसमें कई विधायकों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। सोमवार को हुए 18 टेस्ट में 3 विधायक पॉजिटिव आए हैं, जबकि आज अब तक 14 विधायकों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिनकी रिपोर्ट भी जल्द आने की उम्मीद है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि विधानसभा में कम ही विधायक शामिल हो सकते हैं। हालांकि 15 विधायक जिलों से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की। कल होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 1 दिन का ये सत्र होगा। कोरोना की वजह से ये सत्र कराना बड़ी चुनौती है। 10 ऑर्डिनेंस और 13 बिल लेकर कल आएगी सरकार। कई विधायक और मंत्री हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, इसलिए ऐसे में कोरोना के हालातों को देखते हुए 1 दिन का सत्र बुलाने का ये फैसला लिया गया था। लेकिन ये पहली बार होगा जब विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष भी कोरोना पॉजिटिव है, वो यहाँ नहीं होगी। उनके पास जिम्मेदारी थी विपक्ष के उप नेता पर, करण महरा पर, लेकिन आज उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में यहाँ ये सत्र कराना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो मात्र 1 दिन का ही होगा, लेकिन कई मायनों में सत्र अनोखा होगा, जो उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में अपने आप में ये एक रिकॉर्ड की तरह होगा। ऐसा पहला सेशन होगा जिसमें ना तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद होंगे और ना ही विधानसभा अध्यक्ष। हमने आपको बताया यहाँ तक कि उप नेता प्रतिपक्ष करण महरा भी सदन में मौजूद नहीं होंगे। ये पहला सेशन होगा जिसमें विधायक विधानसभा में तो होंगे, लेकिन अलग अलग कमरों में रहेंगे। ये पहला सेशन होगा जिसमें कुछ विधायक वर्चुअली कनेक्ट होंगे। 23 सितंबर को होने वाला सेशन अकेला ऐसा सेशन होगा जिसमें 1 दिन में 10 ऑर्डिनेंस और 13 बिल टेबल किए जाएंगे। अगर सरकार इन्हें पास कराने में कामयाब रही तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। तो सरकार बुधवार को सदन में 10 ऑर्डिनेंस और 13 बिल लेकर आएगी। कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन अध्यादेश 2020, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन अध्यादेश 2020। इसके अलावा 13 बिल भी टेबल किए जाने के आसार हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2020। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें 71 में से 15 विधायक तो वर्चुअली अपने अपने जिलों से ही कनेक्ट होंगे। विधायक इंदिरा हृदय, करण महरा, हरीश धामी कोरोना पॉजिटिव हैं। कांग्रेस के ही विधायक राजकुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हैं। विधायक देशराज कर्णवाल, कुंवर प्रणव चैंपियन, सुरेश राठौड़, उमेश शर्मा काऊ, पुष्कर धामी, धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हैं। विधायक गणेश जोशी क्वारंटीन है, यानी कि करीब 12 विधायक सदन में नहीं होंगे। यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए तो सदन में कुल 44 विधायक पहुंचेंगे, लेकिन विधानसभा में सभी 71 विधायकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तो सत्र कराना बड़ी चुनौती है, तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन यहाँ पर कमर कसी हुई है। एसएसपी ने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से सत्र में कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इसमें कहां पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या किस तरह से काम इस बार डिफरेंट रहेगा, खासतौर से जो
लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कोरोना संक्रमण को से बचाव के लिए जो एहतियात लेने हैं उसको लेकर के किस तरीके से पुलिसिंग में थोड़ा सा अलग काम करना होगा, तो काफ़ी डिटेल में बात हुई है, उनको कम्युनिकेट भी किया गया है। तो उम्मीद है कि जो सत्र है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से संपन्न होगा और साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमण को लेकर के हम लोग फोकस कर रहे हैं उस हिसाब से कोई बात नहीं आएगी। वहीं कोरोना पॉजिटिव विधायक हरीश धामी सत्र में शामिल होना चाहते हैं और वो चाहते थे कि मोबाइल से वर्चुअली सत्र में मौजूद रहें, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने मोबाइल से कनेक्ट करने में मजबूरी जताई है। विधानसभा से जुड़े लोगों का कहना है कि फिलहाल केवल NIC के जरिए ही कनेक्ट होने की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे में मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। किसान बिल के समर्थन को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल को किसानों को संरक्षण देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का शोषण खत्म होगा, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होगा। वहीं बिल को उत्तराखंड के छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद बताया। किसान की आय को दुगना करना है, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उस कंसेप्ट के प्रति मोदी सरकार का यह कि तीनों के तीनों बिल पास करना एक ऐतिहासिक कदम है। किसान बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, वहीं अब इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के एक बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। भगत ने कहा कि ये एजेंडा कांग्रेस का था, जिस पर मोदी जी ने मुहर लगा दी है, इसीलिए कांग्रेस परेशान है। वहीं भगत के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बंशीधर भगत आखिर कहना क्या चाहते हैं, कहीं नरेंद्र मोदी उनके कान न मरोड़ दें। मैं दावे से कहता हूं, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कृषि नीति लागू की है वो इनके एजेंडे में थी। आज नरेंद्र मोदी जी बाजी मार गए तो इनको जो है सीने में आग लग गई है और बोलने को कुछ है नहीं, इसलिए मौन धारण कर लिया। ऐसे विभिन्न कामों में कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं। वो हमसे रोजगार की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं 10 साल उन्होंने काम किया है, 10 साल प्रदेश में सरकार चलाई, उन्होंने कितनों को रोजगार दिया, आंकड़ा बताएं तो सही। नरेंद्र मोदी जी इतने लाचार प्रधानमंत्री के हैं, कह रहे हैं नरेंद्र भगत जी कि जो हमने विधेयक तैयार किए हैं उन पर मुहर लगाने का काम करते हैं, बाकी काम तो कुछ करते ही नहीं, उनको तो आता ही नहीं विधेयक बनाना, ये कह रहे हैं, चाह रहे हैं। बंशीधर भगत जी जरा पूछ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी कान उनके ऐसे ऐंठेगा कि भूल जाएंगे। देहरादून से खबर है, जहां RTO ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी के घर डकैती मामले में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रहा है कि डकैती मामले में RTO अधिकारी और डकैतों की जानकारी अलग अलग है। जांच में खुलासा हुआ था कि डकैती लगभग 1 करोड़ 38 लाख की हुई थी, लेकिन अधिकारी ने 20 लाख की डकैती की बात कही थी। वहीं मामले में जांच विजिलेंस की टीम से कराने की बात कही गई है, जिसके बाद SSP ने मुख्यालय को चिट्ठी भेजी है। क्योंकि विजिलेंस जांच के बारे में उनकी रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसके बाद जो भी हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन होगा कम्युनिकेट करेंगे आपको। राज्य में शुरू होगी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। सौर स्वरोजगार योजना को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। बंजर खेतों में लगाए जा सकेंगे सोलर प्लांट। पूरे राज्य में लागू होगी सौर स्वरोजगार योजना। 25 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा सकेंगे। सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासी को ही इसका लाभ मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में फॉरेस्ट सिटी पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही संस्कृति ग्राम डेवलप करेगी। खासतौर पर टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए ये संस्कृति ग्राम तैयार किए जाएंगे, जिनमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, रहन सहन, पहनावे, खान पान, मठ मंदिरों की झलक होगी। सीएम ने कहा कि झाझरा में बने फॉरेस्ट सिटी पार्क का मकसद लोगों को नेचर से जोड़ना है और वनों का संरक्षण करना है। फॉरेस्ट सिटी पार्क में करीब 3 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, जिसमें सीएम ने भी साइकिलिंग की। तो वहीं ऐसा ही पार्क जल्द हल्द्वानी में भी बनाया जाएगा। देहरादून का फॉरेस्ट सिटी पार्क 17 अक्टूबर से खुलेगा। हरिद्वार में रोशनाबाद के अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार हो गए और कई घंटे बाद भी अब तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। असल में रोशनाबाद में कोविड-19 को देखते हुए अस्थायी जेल यहां बनाई गई थी और यहां पर कई कैदियों को रखा गया था, लेकिन 8 कैदी ताला तोड़कर फरार हो गए। 8 फरार हुए कैदियों में से 5 कैदी वाल्मीकि गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें कलीम और नरेंद्र भी शामिल हैं। हाल ही में एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने और रंगदारी मांगने के मामले में इन्हें पकड़ा गया था, जबकि 2 अन्य कैदी सट्टे के कारोबार के बाद पकड़े गए थे। अब जेल प्रशासन के साथ पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं।
और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया के खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हेलो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक,
ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या खबर रामनगर से है। यहां ब्रजेश अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने 10 साल के एक बच्चे का लापरवाही से ऑपरेशन किया और डॉक्टर की लापरवाही के चलते ही बच्चे की मौत हो गई। भवानीपुर छोटी की कृष्णा पोखरियाल का 11 सितंबर को ब्रजेश अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे काशीपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिए महाबहस।